आइडिया से पर्दे तक कैसे सोचता है फिल्म का लेखक? राम कुमार सिंह, सत्यांशु सिंह। सेकंड, उस्ताद। ये थोड़ा पहले भी ये बताया गया था, फिर से बता रहे हैं ये वाला पॉइंट। उस्ताद, गुरु, मेंटर। महाभारत में कृष्ण अर्जुन का उस्ताद है। वह सही समय पर सही सलाह दे रहा है ताकि पांडव लड़ाई जीत पाए। गुरु द्रोण का भी उस कहानी में उस्ताद का ही चरित्र है। राम कथा के क्लाइमैक्स में विभीषण राम का उस्ताद बनकर आता है और रावण को मारने का मंत्र बताता है। उस्ताद या गुरु का काम नायक को लक्ष्य की ओर ले जाना। वह नायक के सोचने की दिशा तय करता है, नायक को सलाह देता है, उसकी प्रेरणा बनता है। जैसे लगान की एलिजाबेथ जो भुवन और उसकी टीम को क्रिकेट सिखाती है। जैसे जंगल बुक में बल्लू और बघीरा और ब्लैक में अमिताभ बच्चन का किरदार। फिल्म लक्ष्य में ओमपुरी का किरदार। निर्णायक लड़ाई पर जाते हुए नायक को एक मंत्र देता है, साहब बस एक बात याद रखना कि पाकिस्तानी लौटकर आते हैं और पीछे से वार करते हैं। क्लाइमैक्स पर पता चलता है कि वो कितनी बड़ी सूचना थी जिसने उस विजय को संभव बनाया। मुमकिन ये भी है कि उस्ताद एक पुराना नायक है जो पहले नायक जैसा जीवन जी चुका है या लगभग उस जीवन के करीब जाकर लौट आया है। जैसे इकबाल में नसीरुद्दीन शाह, वो क्रिकेटर रह चुका है। बहुत जगह उस्ताद अपने नायक को रोमांटिक प्रेरणा देने का भी काम करता है। यदि हीरो लक्ष्य के प्रति स्पष्ट और इच्छुक नहीं है तो उस्ताद उसे प्रेरित करता है कि उससे ऐसा करना चाहिए। कभी कभी उस्ताद अनिच्छुक नायक को उसके काम की तरफ भेजने के लिए जानबूझकर ढकेलता भी है और ज़रूरत पड़ने पर हीरो को प्रशिक्षण भी देता है। जैसे फिल्म छोटी सी बात में अशोक कुमार नायक अमोल पालेकर के रोमांटिक उस्ताद है। वे टेबल टेनिस से लेकर लड़की पटाने तक के गुर सिखाते हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज के पिता यानी पॉप्स उसे कहते हैं, बेटे मैंने तुझे ये तुनतुना बजाने के लिए पैदा नहीं किया है, जा और जाकर मेरी बहू को लेकर आ। कई बार उस्ताद अपने हीरो को कोई तोहफा देता है जो कालांतर में लक्ष्य हासिल करने में हमारे नायक के काम आता है। जैसे एलिजाबेथ भुवन को क्रिकेट बॉल देती है। वह कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। आप अपनी कहानी में इस तरह का लक्षण ढूंढिए, लेकिन यह तोहफा ये यूं ही नहीं मिल जाता। हीरो को अपनी काबिलियत साबित करनी होती है, तब वह तोहफा हासिल करने का अवसर पाता है। एलिजाबेथ पहले ही दिन बॉल लेकर नहीं आती। जब वह देख लेती है कि भुवन और उसकी टीम पूरी तरह समर्पित है, तब वह उनको क्रिकेट बॉल देती है। 3 इडियट्स में वायरस वीरू सहस्त्रबुद्धे नायक को अपना पेन देता है। वायरस भी तो एक उस्ताद है, एक डार्क उस्ताद जो अपने ढंग से सलाह दे रहा है। उस्ताद अगर एक बुरा आदमी हो तो हीरो को गलत रास्ते पर ले जाना चाहेगा। जैसे हैरी पॉटर या स्टार वॉर्स में ऐसे कई डार्क उस्ताद हैं। ये भी हो सकता है कि उस्ताद हीरो की मदद करने का इच्छुक नहीं है। इकबाल में भी नसीर का किरदार हीरो की कोई मदद ही नहीं करना चाहता। बहुत मनाने पर और हीरो की प्रतिभा देखने पर ही वो राजी होता है। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि नायक की तरह उस्ताद का प्रारूप एक से ज़्यादा किरदार निभा सकता है। जैसे क्वीन में दादी का किरदार और विजय लक्ष्मी दोनों ही नायिका की उस्ताद है। साथ ही एक से ज़्यादा प्रारूप एक ही चरित्र में आ सकते हैं। कभी कभी हीरो खुद अपना उस्ताद हो सकता है।
कुछ कहानियाँ तो हीरो के दूसरों का उस्ताद होने पर होती है, जैसे चक दे इंडिया में कबीर खान। वो नायक तो है ही, मगर लड़कियों की टीम का कोच होते हुए उससे अपनी लड़ाई लड़नी है। आप कोई भी कहानी देखिए और उसमें ढूंढिए कि कौन सा किरदार उस्ताद के नज़दीक है, फिर ढूंढिए कि आपकी कहानी में वैसा कैसा उस्ताद हो सकता है और आपकी कहानी में वह कहाँ आ सकता है। तीसरा, साथी सहयोगी। नायक का कोई साथी होता है या कहानी में उसे कोई सहयोगी मिलता है जो उसकी यात्रा में उसके साथ रहता है। साइडकिक अमेरिकन स्लैंग है। यह किरदार एकदम स्पष्ट देखना है तो मुन्ना भाई श्रृंखला की फिल्में देखिए, वहाँ अरशद वारसी है, यानी साइडकिक का किरदार वही है। सहयोगी का कहानी में काम होता है नायक की मदद करना, नायक को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने के लिए साथ देना। कई बार नायक के मन की बातों या उलझनों को ऑडियंस तक पहुंचाने में सहयोगी की भूमिका होती है। जब दंडक 1 में किष्किंधा में सुग्रीव राम से किया वायदा भूल जाता है तो राम अपने मन की पीड़ा लक्ष्मण को कह रहे हैं। इस बहाने हम सबको पता चल जाता है कि नायक के मन में क्या चल रहा है। सहयोगी का किरदार एक तरह से दर्शकों का प्रतिनिधित्व भी करता है। वह नायक की यात्रा को वैसे ही देख रहा होता है जिस तरह से थिएटर में दर्शक देख रहा होता है। इसलिए सहयोगी किरदार में दर्शक अपनी प्रतिछाया देख सकते हैं और उस किरदार के बहाने वे नायक के एकदम करीबी होने की खुशफहमी भी पाल सकते हैं। सहयोगी किरदार नायक का अचेतन मन भी होता है। नायक अब जब भी अपनी नैतिकता की हद पार करने ही वाला होता है तो वह किरदार उसे चेतावनी देता है या रोकता है। जाहिर है ऐसा करने से नायक का भीतरी संघर्ष बढ़ जाता है और कहानी में ड्रामा पैदा होता है। नायक में अगर कोई कमियां है तो सहयोगी उसकी क्षतिपूर्ति करता है। इससे दो काम होते हैं, एक तो हमारे नायक की कमियां दिखती है जिससे वह दैवी किरदार नहीं लगता, उसके साथ एक और चरित्र नहीं रहेगा तो वो कमियां हम नहीं देख पाएंगे। दूसरा, आगे चलकर यह किरदार नायक को अपनी कमियां दूर करने का भी अवसर उपलब्ध कराता है। कई बार सहयोगी एक से अधिक संख्या में भी होते हैं, जैसे लगान के भुवन के साथ कई लोग हैं। राम कथा में हनुमान, लक्ष्मण और सुग्रीव के अलावा पूरी वानर सेना राम की सहयोगी के किरदार में है। हैरी पॉटर के भी कई सहयोगी हैं जिनमें रॉन और हमाइनी उसके सबसे करीबी है। ये भी ज़रूरी नहीं कि सहयोगी मानवीय किरदार ही हो। कोई मिल गया का जादू तो दूसरे ग्रह से आया है। हम आपके है कौन में टफ़ी एक कुत्ता है, लेकिन कहानी में उसकी भूमिका कैसे भूल सकते हैं हम। स्टार वार्स में C-3PO और R2-D2 भी सहयोगी ही तो है, यानी पालतू जानवर, मशीन, रोबोट या एलियंस सब सहयोगी किरदार हो सकते हैं। आप अपनी कहानी में सहयोगी का किरदार गढ़ते समय ऐसा ना करें कि वह आपके नायक पर कुछ ज़्यादा ही हावी हो जाए। उस्ताद का किरदार ही ऐसा है जो उससे कई बार थोड़ा बहुत बेहतर दिख सकता है। दर्शक यह मानकर चलता है कि उस्ताद तो नायक का भी गुरु है, लेकिन वह भी अंतिम परिणाम तक हमारे नायक से ऊपर नहीं होना चाहिए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के क्लाइमैक्स में रेलवे स्टेशन पर राज के पिता, जो पूरी फिल्म में उसके उस्ताद और साथी बने रहते हैं, अब राज से ही पूछते हैं कि बेटा अब क्या होगा। द मैट्रिक्स के अंत में गुरु मॉर्फियस और सभी साथी सहयोगी बस दर्शक बने देख रहे हैं कि कैसे नियो एंडरसन अपनी जंग जीतेगा। किरदार के बीच ऐसा संतुलन फिल्म को रोचक बनाने में काफ़ी काम आता है।
चौथा, दैत्य मॉन्स्टर खलनायक। किसी भी कहानी के लिए खलनायक उतना ही ज़रूरी है जितना नायक। अधिकांश कहानियों में आप इस किरदार को आसानी से देख लेते हैं, जैसे मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो, शोले में गब्बर सिंह और लगान में कैप्टन रसेल। टाइटैनिक में प्रकृति ही खलनायक है। अगर जहाज़ हिमखंड से टकराकर नहीं टूटता तो जैक और रोज़ किसी के वश में आने वाले नहीं थे। अब अगर कोई यह कहे कि आजकल बिना खलनायक वाली फिल्में भी बन रही है, उनमें कोई भी खलनायक या दैत्य किरदार नहीं होता, तो यह मानने की गलती एक लेखक के रूप में आपको कभी नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए क्वीन ले लीजिए, उसमें कौन खलनायक है? क्या रानी का मंगेतर विजय खलनायक है? नहीं, लगता तो नहीं है। तो फिर कौन है? याद रखें कि खलनायक नायक के अंदर भी छुपा होता है। इस फिल्म का खलनायक रानी के भीतर है। उसका ही भय, उसे लगता है कि किसी और के प्यार से ही उसका अपना वजूद बनेगा। यही गलतफहमी उसे खुद में संपूर्ण होने से रोक रही है। यूरोप घूमते हुए रानी स्वच्छंदता का अनुभव करती है, पहली बार स्वयं में प्रसन्नता ढूंढती है, लेकिन क्लाइमैक्स तक पहुंचते ही फिर उसके अंदर का डर सामने आ जाता है। जब विजय वापस आकर कहता है कि वह रानी से शादी करना चाहता है, यहाँ से संपूर्ण विजयी होकर निकलने के लिए रानी को अपने मन के अंदर बैठे दैत्य को हराना होगा। उसे ये समझाना होगा कि खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद को प्यार करे, किसी और से प्यार ढूंढने से पहले। यानी खलनायक नायक के भीतर भी होता है। बचपन की कोई ख़राब और डरावनी स्मृति, जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म वर्टिगो में नायक के दो अंदरूनी खलनायक हैं। एक तो उसे ऊंचाई पर डर लगता है और दूसरा जो पीछे घटित हुआ है उसकी बुरी याद। चक दे इंडिया में बदनामी का दाग ही कबीर खान के मन में बैठा दैत्य है, जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया, जिसने उसे बदनामी के अंधेरे में ढकेल दिया। उसका कोई चेहरा नहीं है। एक पत्रकार ने इस बात की शुरुआत की और फिर सबने ये बात मान ली। तो ये जान ले कि खलनायक का चेहरा हो ना हो, रूप रंग हो ना हो, खलनायक का प्रारूप कहानी के बेहद आवश्यक है। कहानी के लिए खलनायक का प्रारूप कहानी के लिए बेहद आवश्यक है। नकारात्मक छवि वाले किरदार कहानी में और भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे मजबूत होता है खलनायक। यह किरदार नायक की क्षमताओं को चुनौतियाँ देता है। कहानी के जितने सकारात्मक पहलू हैं उनको चुनौती देता है, ताकि वे सकारात्मक पहलू हमें दिख सके या अधिक निखरकर हमारे सामने आ पाए। आप इसको जितना अधिक मजबूत किरदार बनाएंगे, आपके नायक का नायकत्व उतना ही उभर कर आएगा। लेकिन ये याद रखें कि दैत्य या खलनायक किरदार खुद को कभी भी खलनायक नहीं मानता है। वह अपने आप को नायक ही मानकर चलता है। खुद की नज़र में तो गब्बर सिंह हीरो ही है ना, और खुद की नज़र में तो शायद वो बुरा आदमी भी नहीं है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि इस दैत्य किरदार में अच्छाई बिल्कुल नहीं होती। वह हर मामले में बुरा नहीं होता, अच्छाई भी हो सकती है। इस किरदार में बुराई से अच्छाई की ओर बदलाव आ सकता है। कई बार वह प्रायश्चित कर सकता है, कई बार नहीं भी करता है और ख़त्म हो जाता है। पांचवा, चौकीदार द्वारपाल गेटकीपर। अब तक हमने जिन किरदारों की बात की है वे कहानी में आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन कुछ किरदारों के बारे में आपको पता नहीं होता और वे कहानी की संरचना को प्रभावित कर जाते हैं। कथा सूत्र को आगे बढ़ाने, उसे नाटकीय और दिलचस्प बनाने के लिए वे ज़रूरी होते हैं। ऐसा ही किरदार है चौकीदार या द्वारपाल का। वैसा किरदार जो हीरो के सफ़र
में बाधा तो बनता है, मगर उसका काम हीरो के द्वारा परास्त होकर उसके रास्ते से हट जाना होता है ताकि हीरो खलनायक से मिलने जा सके। राम चाहते हैं कि सुग्रीव की सेना सीता की तलाश करे और रावण को हराने में उनकी मदद करे। इसके लिए राम को बाली को हराना होगा। तो यहाँ बाली द्वारपाल है, उस द्वार का रक्षक जिसके पार जाने से ही राम को सुग्रीव का साथ और समर्थन मिलेगा। भुवन को एक एक करके गांव वालों को हराना होगा ताकि उसे दोष देने वाले उसके साथी बन जाए और आगे के सफ़र में उसका साथ दे। तो लगान में गांव वाले द्वारपाल है और टाइटैनिक में नायिका का मंगेतर ऐसा ही किरदार है। चक दे इंडिया में बिंदिया गोस्वामी ऐसा ही किरदार है। वह बार बार नायक के धैर्य का इम्तिहान लेती है। नायक उसको हराए बिना अंतिम कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता। आप लेखक बनना चाहते हैं, मगर आपके रास्ते में बाधा बन के खड़ा आपका परिवार, आपके माँ बाप द्वारपाल है, खलनायक नहीं। आप उन्हें छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मना ले, उनका समर्थन प्राप्त कर ले, तो आपकी ताकत और बढ़ जाएगी। द्वारपाल सामान्यतः खलनायक नहीं होता। यह किरदार नायक की क्षमता की टोह लेने के लिए आता है। वह देखना चाहता है कि नायक जिस जुनून और जज्बे के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, वह सचमुच कितना गंभीर और क्षमतावान है। एक स्तर पर जाकर वह दबाव कर अपने चरम पर होता तो नायक के लिए परीक्षा की घड़ी होगी। इस समय वह मैदान छोड़ तो नहीं देगा। द्वारपाल कहानी में इसलिए होता है कि नायक उसे पराजित करे या उसकी आकांक्षाओं को निर्मूल साबित करे। लंकिनी नाम की राक्षसी सचमुच लंका की द्वारपाल है, जिसे मुक्का मारकर हनुमान लंका में जाते हैं। यानी राम की सेना का कोई पहला आदमी वहां प्रवेश करता है। यहाँ से राम की शक्ति का अंदाज़ा आप करते हैं। नायक हमेशा उसको मारता भी नहीं है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी हमारा सामना इस किरदार से होता है। अगर हम उसका सामना कर लेते हैं तो आगे की यात्रा थोड़ी विश्वास भरी हो जाती है। आप लेखक बनना चाहते हैं, मगर आपके रास्ते पर बाधा बनके खड़ा आपका परिवार, आपके माँ बाप द्वारपाल है, खलनायक नहीं। आप उन्हें छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मना ले, उनका समर्थन प्राप्त कर ले, तो आपकी ताकत और बढ़ जाएगी। द्वारपाल सामान्यतः खलनायक नहीं होता। यह किरदार नायक की क्षमता की टोह लेने के लिए आता है। वह देखना चाहता है कि नायक जिस जुनून और जज्बे के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, वह सचमुच कितना गंभीर और क्षमतावान है। एक स्तर पर जाकर जब दबाव अपने चरम पर होगा तो नायक के लिए परीक्षा की घड़ी होगी। उस समय वह मैदान छोड़ तो नहीं देगा। द्वारपाल कहानी में इसलिए होता है कि नायक उसे पराजित करे या उसकी आकांक्षाओं को निर्मूल साबित करे। लंकिनी नाम की राक्षसी सचमुच लंका की द्वारपाल है, जिसे मुक्का मारकर हनुमान लंका में जाते हैं। यानी राम की सेना का कोई पहला आदमी वहां प्रवेश करता है। यहाँ से राम की शक्ति का अंदाज़ा आप करते हैं। नायक हमेशा उसको मारता भी नहीं है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी हमारा सामना एक किरदार से होता है। अगर हम उसका सामना कर लेते हैं तो आगे की यात्रा थोड़ी विश्वास भरी हो जाती है। आप लेखक बनना चाहते हैं, मगर आपके रास्ते में बाधा बनकर खड़ा आपका परिवार, आपके माँ बाप द्वारपाल है, खलनायक नहीं। आप उन्हें छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मना ले, उनका समर्थन प्राप्त कर ले, तो आपकी ताकत और बढ़ जाएगी।
अब अपनी कहानी पर गौर करें। नायक की यात्रा में कौन से ऐसे किरदार हो सकते हैं जो उसके लिए बाधा बने, जिन्हें हराना या मनाना नायक के लिए उस कदम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। आप देखेंगे कि ऐसे द्वारपाल किरदार से जीत हासिल कर जब आपका नायक आगे बढ़ेगा तो दर्शकों का आपके नायक पर विश्वास और बढ़ चुका होगा। छठा, रंगसियार फ्रॉड। यह भी एक दिलचस्प किरदार है। ऐसा किरदार जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। प्रयोग के तौर पर जीवन के उन सब लोगों को याद करिए जो कभी आपके करीबी थे लेकिन अब आपसे दूर हो गए हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आगे चलकर रंग बदल लेते हैं। कोई बुरा दिखता है लेकिन अच्छा होता है, अच्छा दिखता है लेकिन बुरा होता है। प्रेम संबंध ही ले लीजिए। ब्रेकअप के बाद आपको लगता है कि यह तो वह नहीं है जिसे आपने चाहा था। परी कथाओं में कई ऐसे किरदार होते हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं। मेंढक राजकुमार बन जाता है, सुंदर सी दिख रही एक युवती राक्षसी होती है। रामकथा में विभीषण का किरदार भी इससे मेल खाता है। जो कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, यह विभीषण के लिए ही तो है। यह किरदार कहानी में रहस्य बनाकर रखता है। यदि दर्शक को भी नहीं पता तो खलनायक के साथ साथ दर्शक भी अंत में चकित रह जाएगा। हैरी पॉटर में प्रोफेसर स्नैप ऐसा ही किरदार है। ऐसा भी हो सकता है कि इस किरदार की असलियत दर्शक जानता है मगर नायक नहीं। जैसे लगान का लाखा है, दर्शक जानता है कि एक दिन उसकी असलियत सामने आ जाएगी लेकिन तब तक यह कहानी में रोमांच बनाकर रखता है। जब गांव वालों के सामने उसकी असलियत सामने आती है तो सभी उसे मारने दौड़ते हैं मगर भुवन सबसे उसे बचाकर उसे एक और मौका देता है अपनी वफादारी साबित करने का। इस पूरे प्रकरण में नायक का किरदार ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यह घटना भुवन के नायकत्व में एक और जादुई गुण जोड़ देती है। अगली सुबह के मैच में लाखा का खेल देखकर गांव वाले उसके गुनाह को भूल जाते हैं मगर कप्तान रसेल की नज़र से देखे तो लाखा ने अब उसे धोखा दिया है। इस कहानी में रंगसियार ने 2 बार किसी दूसरे किरदार को धोखा दिया है और कहानी को दिलचस्प बनाया है। 7वां, विदूषक क्लाउन। आप किसी भी कहानी में इसको तुरंत पहचान लेंगे। सारे कॉमेडियन यानी हास्य भूमिका वाले लोग। इस किरदार की भी कहानी में एक अहमियत होती है। सबसे महत्वपूर्ण काम तो यह है कि यह कॉमिक रिलीफ लेकर आता है। यह जिस तरह से कहानी में आता है तो हमेशा एक रोमांच रहता है कि पता नहीं इस बार यह पागल क्या करने वाला है। सामान्यतः इसका अपना एजेंडा होता है। यह नायक की तरफ भी हो सकता है और खलनायक की तरफ भी। विदूषक एक और काम है, यथास्थिति को चुनौती देता है। विदूषक का एक और काम है, यथास्थिति को चुनौती देता है। यह किरदार दूसरे किरदारों के अहम को धरातल पर रखता है। वह खतरनाक दिख रहे खलनायक के सामने भी ऐसी हरकतें करता है कि हमको तनाव से राहत रहती है। लगान में गुरन ज्योतिषी विदूषक है। शोले में सूरमा भोपाली और अंग्रेज के ज़माने का जेलर दोनों ही ये किरदार है। विदूषक का एक और काम है, यथास्थिति को चुनौती देता है। यह किरदार दूसरे किरदारों के अहम को धरातल पर रखता है। कुछ कहानियों में नायक ही इस भूमिका में होता है। चार्ली चैपलिन, बस्टर कीटन, वुडी एलन की लगभग सभी फिल्मों में ऐसा मिलेगा। हमारे यहाँ भेजा फ्राई ऐसी ही फिल्म थी। अपनी कुछ
फिल्मों में राज कपूर इस भूमिका में हैं, जिनमें मेरा नाम जोकर शायद सबसे पहले याद आती है। ये चरित्र कहानी में लगभग उत्प्रेरक की तरह होते हैं। इनकी खुद की ज़िंदगी में भले ही कोई बदलाव नहीं आया हो, लेकिन दूसरे किरदारों की ज़िंदगी बदलने में ये अहम भूमिका अदा करते हैं। इस किरदार के साथ सिनेमा में दर्शक एक साथ हंसते हैं, जिससे आपस में उनका संबंध बनता है और फिल्म देखने के सामूहिक अनुभव को यह उदात्त बनाता है। हमारे मिथक साहित्य में यह किरदार हमेशा एक खास भूमिका के साथ रहा है। 90 के दशक के दौरान हमारे सिनेमा में इसे काफ़ी ख़राब ढंग से दिखाया गया, जब ज़बरदस्ती की कॉमेडी कहानियों में घुसाने की कोशिश की गई। वही अच्छे से लिखा गया विदूषक किरदार दर्शकों का प्यार हो जाता है। हंसते हंसाते वो बड़ी बड़ी बातें कह जाता है और फिल्म ख़त्म हो जाने के बाद भी हम उसे याद रखते हैं। 8वां हरकारा मैसेंजर। यह संदेशवाहक कहानी को आगे बढ़ाने वाली कोई सूचना लेकर आता है। पौराणिक कहानियों में देवर्षि नारद इसका उम्दा उदाहरण है। जहाँ कोई पेच फंसता नज़र आता है, वहाँ नारद कोई ऐसी सूचना लेकर आते हैं कि बात आगे बढ़ जाती है। जैसे राम कथा में अंगद को गौर से देखिए, वह लड़ाई से ठीक पहले एक आखिरी कोशिश लड़ाई टालने के लिए करता है। वह कोई साधारण किरदार नहीं है। रावण के दरबार में अपना पैर रख देता है और यह चुनौती भी दे देता है कि अगर किसी ने भी उसका पैर जरा सा भी हिला दिया तो श्री राम बिना लड़े चले जाएंगे, हार मान लेंगे। आपको डर सा लगता है कि राम की सेना का एक साधारण बंदर, उसके बारे में पहले बहुत कुछ नहीं जानते, बस इतना कि वह बाली का बेटा है, लेकिन हनुमान की तरह ताकतवर है या नहीं। जाते जाते अंगद ये साबित कर जाते हैं कि राम की सेना कितनी ताकतवर है। याद रखें कि कहानी में कोई एक किरदार एक से ज़्यादा प्रारूप निभा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि एक से ज़्यादा किरदार किसी एक प्रारूप को निभा सकते हैं। हनुमान भी यही किरदार निभाते हैं। जब वो सीता के लिए राम का संदेश लेकर आते हैं, महाभारत की कहानी में संजय का किरदार पूरी तरह से हरकारा किरदार है। वह पूरी लड़ाई के बारे में राजा धृतराष्ट्र को लगातार बताता है। युद्ध के पहले कृष्ण भी युद्ध टालने की आखिरी कोशिश में कौरवों के पास जाते हैं। स्टार वार्स में R2-D2 इस भूमिका में है। हम आपके है कौन में टफ़ी हरकारे की भूमिका में है और वही कहानी को समापन की ओर लेकर जाता है। यह भी संभव है कि यह किरदार खुद का ही संदेश लेकर आए। क्वीन में रानी का मंगेतर विजय ही हरकारा किरदार है। वह खुद के बारे में एक संदेश लेकर आता है कि वह शादी नहीं कर पाएगा। लगान में यह किरदार कौन है? राम सिंह, जो एलिजाबेथ की हर बात अनुवाद करके बताता है। इसके बाद क्रिकेट मैच चल रहा है तो वह उद्घोषणा करता है। कभी नायक और खलनायक एक दूसरे को चुनौती या चेतावनी देते हैं तो वे दर्शकों के लिए हरकारे का काम करते हैं। जैसे शोले में गब्बर सिंह सिर्फ इतना पूछता है कि होली कब है होली, और पूरे गाने के दौरान आप इस रोमांच में रहते हैं कि अब क्या होने वाला है। कहानी को आगे बढ़ाने में और कहानी में रोमांच डालने में इस 8वें प्रारूप का बड़ा योगदान होता है। इस तरह हमने चरित्र के 8 प्रारूप की चर्चा की। ध्यान रखने की बात यह है कि ये चरित्र की सिर्फ खाके हैं। अगर आपने इनको हूबहू उठा लिया तो आपकी कहानी घिसी पिटी लगेगी।
ये 8 प्रारूप आपकी कल्पना को दिशा दिखाने का एक औजार है। याद रखें कि कहानी में कोई एक किरदार एक से ज़्यादा प्रारूप निभा सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि एक से ज़्यादा किरदार किसी एक प्रारूप को निभा सकते हैं। ऊपर हमने कई उदाहरण देखे हैं। जब आप किरदारों को इस ढंग से सोचेंगे तो आप अपनी कहानी की अनंत संभावनाओं के बारे में विचार करेंगे। कहानी में आपको उपकथाएं डालनी है। इन किरदारों की भूमिका को समझने के लिए आपकी उपकथाओं का महत्व भी बढ़ जाएगा। हमने ऊपर जिन किरदारों का उदाहरण दिया है वे सब हमारे मस्तिष्क में अमिट है। इनके दीर्घजीवी होने की वजह यही है कि उनके लेखकों ने इन किरदारों का खाका बहुत सोच समझकर मेहनत करके खींचा है कि वे सिनेमा के अमर चरित्र हो गए। लेखक कैसे अपने किरदारों का निर्माण करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। किरदार कैसे बनाए जाते हैं। हैरी पॉटर श्रृंखला दुनिया भर के बच्चों और बड़ों में लोकप्रिय है, जबकि वो एक जादुई संसार की फंतासी है। स्टार वार्स भी ऐसी ही है, एक विचित्र लोक की कहानी। हमसे बहुत दूर किसी काल्पनिक आकाशगंगा की लगान में लगभग 2 घंटे का क्रिकेट है, फिर भी वो पूरी दुनिया में देखी गई, ऑस्कर की अंतिम दौड़ तक पहुंची और स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में उसे सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म का खिताब मिला, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग क्रिकेट समझते भी नहीं। कहानी ऐसी होनी चाहिए कि वो केवल खास देश या लोगों को प्रभावित ना करे। दुनिया में कोई भी आपकी फिल्म देखे तो आप अपना जुड़ाव महसूस करें। कहानी की भावभूमि आपकी ही ज़मीन पर हो, लेकिन वो मनुष्य को धरती के हर हिस्से पर प्रभावित करने की क्षमता रखे। यह सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लग सकता है, मगर ये संभव है। इसे संभव बनाता है आपका चरित्र निर्माण, यानी आपकी कहानी के किरदार। कहानी का संसार लोगों को आकर्षित कर सकता है, मगर दर्शक कहानी में जुड़ते हैं कहानी के किरदारों से। आइए देखें आप अपने किरदारों को कैसे बना सकते हैं। पहला, किरदार ऐसा हो जिससे दर्शक स्वानुभूति महसूस करें। आइडिया वाले चैप्टर में हमने ये चर्चा की थी कि किरदार से दर्शक के जोड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि दर्शक उस किरदार के पास क्या नहीं है ये देख सके, लेकिन यह याद रखे कि जुड़ना सहानुभूति से नहीं होता, स्वानुभूति से होता है। सड़क पर एक भिखारी आपकी ओर बढ़ता है तो आप या तो उस पर दया करके उसे 2 रुपये दे देते हैं या उससे नज़र फेर लेते हैं। वो भिखारी आपके लिए सहानुभूति का पात्र तो हो सकता है, मगर स्वानुभूति का नहीं। वही अगर वो भिखारी आपके पैसे वापस कर दे और आपसे बस इतना कहे कि कुछ देर से वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पा रहा है, वो उसके साथ ही थी पर भीड़ में ना जाने कहाँ घूम गई है, तो आप इस कहानी के साथ तुरंत अपने आप को रिलेट कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त वो एक बाप है जो अपने बच्चे को ढूंढ रहा है और नितांत गरीबी का अनुभव दुनिया में हर किसी को नहीं भी हो। अपनों के बिछड़ जाने का दुख या डर तो सबको रहता है। आपकी फिल्म की कहानी में एक हीरोइन है जिसके साथ अन्याय हुआ है। पूरी फिल्म में वह घुटती रही है और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। आपकी उसके साथ सहानुभूति है, लेकिन स्वानुभूति नहीं, क्योंकि उसके साथ हुआ अन्याय शायद आपके और मेरे साथ ना हुआ हो। लेकिन अगर वह बंदूक उठाती है
और लड़ती है तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम या तो हमने किया है या हम अपने को उस परिस्थिति में रखकर सोच सकते हैं। सिनेमा में मृत्यु भी प्रेरक ढंग से उत्सव की तरह आती है तो वह फिल्म आनंद बन जाती है। दया या सहानुभूति पर हम पूरी कहानी नहीं टिका सकते। मान लीजिए कि कैंसर का एक मरीज़ है, वह दुखी होते हुए मर गया, तो हमारी उसके प्रति सहानुभूति तो होगी, लेकिन हम उससे जुड़ेंगे नहीं। वही मरीज़ यह तय करे कि मैं जितने दिन जीऊँगा उतने दिन मज़े से दिल खोलकर जीऊँगा, मरते मरते भी लोगों को अपने जीने के ढंग से याद रह जाऊँगा, तो वह तुरंत हमको पसंद आता है। सिनेमा में मृत्यु भी प्रेरक ढंग से उत्सव की तरह आती है तो वह फिल्म आनंद बन जाती है। कुछ और उदाहरण देखिए। हैरिसन फोर्ड की एक फिल्म है द फ्यूजिटिव, जिससे प्रेरित होकर हमारे यहाँ पर क्रिमिनल नाम से एक फिल्म बनी थी। यह एक मिडिल एज सर्जन की कहानी है। सब कुछ है घर में, पैसा, अच्छा परिवार। फिल्म के शुरू में ही उसकी पत्नी की क्रूर हत्या हुई है। पुलिस कहती है कि हत्या उसी ने की है और उसे सजा हो जाती है। अपने प्रिय को खो देना एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल भाव है। बुरी दुनिया के लोग इससे प्रभावित होते हैं और रिलेट कर जाते हैं। बिना गलती के पकड़े जाना भी ऐसा ही भाव है। अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में पकड़े जाना और भी बड़ी बात है। आप दर्शक हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन लगता है कि वह निर्दोष है। फिल्म अभी पूरी बाकी है, आप उस किरदार के साथ जुड़ गए हैं। यही बात लगान के भुवन और दूसरे किरदारों के साथ है। लोगों के पास अनाज नहीं, बारिश भी नहीं हो रही और ना ब्रिटिश सरकार लगान में कोई रियायत कर रही है, लेकिन फिल्म सिर्फ दया भाव पर नहीं टिकी, क्योंकि वे लोग जिंदा रहने का संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके संघर्ष में अपने आप को देखते हैं, भले उनकी भुखमरी में हम खुद को देखें या न देखें। टाइटैनिक में रोज़ पैसे वाली है, लेकिन उसके जीवन में आज़ादी नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर पा रही है, उसे एक बंधन में फंसे होने का दुख है। क्वीन की शुरुआत में घर में शादी ब्याह का माहौल है, सब लोग तैयारी में लगे हैं, लेकिन रानी के किरदार से हम तब जुड़ते हैं जब उसका मंगेतर शादी करने में अपनी असमर्थता जताता है। प्रेम में ठुकराया जाना एक सार्वभौमिक इमोशन है, हम सबने उसको कभी ना कभी महसूस किया है। दो किरदार ऐसा हो जिससे दर्शक बेहद पसंद करे। आप किन लोगों को पसंद करते हैं और क्यों? लिखना शुरू करेंगे तो आपके पास एक लंबी सूची होगी। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हमें बहुत पसंद आते हैं और सबकी अलग अलग खूबियाँ होती है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन आपको क्यों पसंद आती है? क्योंकि वो मम्मी पापा की इज्जत करती है, उसमें सेंस ऑफ प्राइड है, वह मुश्किल हालात में भी सही गलत में फ़र्क कर सकती है, उसका अपना एक सेंस ऑफ मोरालिटी है। लेकिन इस माहौल में भी वह सपने देखती है, अच्छी रोमांटिक पोएट्री करती है, कोई अनदेखा सा अनजाना सा जिसके इंतज़ार में वो हमें इस फिल्म का राज क्यों पसंद है। वो बिंदास है, सब खेलों में अच्छा है, बार बार फेल होता है, उसमें भी मज़े लेता है जो हम भी कर सकते हैं। हमको लगता है कि वाह क्या किरदार है,
वह एक संगीत वाद्य बजाता है। उसको देखकर हम यह महसूस करते हैं कि हाय, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। साथ ही वो संवेदनशील भी है। बिना सिमरन के माँ बापूजी की अनुमति के वो उसे भगाकर ले जाना नहीं चाहता। किरदार ऐसा हो जिसे दर्शक बेहद पसंद करे। सेकंड, आप किन लोगों को पसंद करते हैं और क्यों? लिखना शुरू करेंगे तो आपके पास एक लंबी सूची होगी। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हमें बहुत पसंद आते हैं और सबकी अलग अलग खूबियाँ होती है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन आपको क्यों पसंद आती है? क्योंकि वो मम्मी पापा की इज्जत करती है, उसमें सेंस ऑफ प्राइड है। नीरजा को देखिए, प्यारी सी लड़की है, साधारण सी, लेकिन फिल्म ख़त्म होने तक वह हीरो बन जाती है। हम सबकी चहेती, क्योंकि उसने वो किया जो कोई साधारण आदमी नहीं करता। उसके लिए असाधारण होना पड़ता है। लगान के भुवन का परिचय देखिए। किसी भी नायक को अगर आप इस तरह से पेश कर दे तो क्या बात है। फिल्म शुरू हुई और सवाल है कि भुवन कहाँ है। आप में भुवन के बारे में उत्सुकता बन गई है और भुवन जंगल में है। वह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और तनाव में है। उसकी आंखें किसी को एकदम सजग होकर देख रही है। वह धीरे धीरे काउंटिंग कर रहा है, 1 2 3। उसके हाथ में एक पत्थर है। समझ में नहीं आता कि वह क्या कर रहा है। वह पत्थर फेंकता है, गनशॉट की आवाज़ होती है। अचानक कैमरा खुलता है और हम देखते हैं कि कुछ ब्रिटिश है जो एक हिरण का शिकार करना चाहते हैं। वो भागते हैं, हिरण भागता है और भुवन भी भागता है। फिल्म के पास संगीत में ड्रम बजना शुरू होता है। हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि शुभम कि भुवन उस निरीह हिरण की रक्षा कर रहा है। हम उससे जुड़ जाते हैं। फिर हिरण रुकता है, ब्रिटिश रुकते हैं और भुवन भी रुकता है। अब वह फिर पत्थर उठाता है, फिर से काउंट करता है 1 पर उस वक्त उसके सिर पर एक बंदूक की नली है। वह देखता है एक ब्रिटिश है। वह कहता है पत्थर फेंक दो। उस वक्त गोली चलती है, हिरण मर जाता है। हम देखते हैं कि भुवन की आंखों में आंसू है। उसे कैप्टन रसेल के सामने पेश किया जाता है। रसेल कहता है, समझा हर बार मेरा निशाना क्यों चूक रहा था। भुवन पर बंदूक तनती है। हम जानते हैं कि फिल्म अभी शुरू हुई है और भुवन हीरो है तो अभी नहीं मरेगा, लेकिन हम डरते हुए यह दुआ करते हैं कि गोली नहीं चलनी चाहिए। हम भुवन को पसंद करने लगते हैं। यह चरित्र अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। इस चरित्र से प्यार करने के साथ हमें फिल्म का कथा सूत्र भी पकड़ में आ जाता है। फिल्म जो कि एक विजुअल माध्यम है, एक्टिव और मोटिवेटेड चरित्र के बल पर ही बनती है। अब हैरिसन फोर्ड के उस किरदार के पास चलते हैं जो सर्जन है, पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। अभी तक वह रिलेटेबल था क्योंकि उसकी वाइफ मर गई थी, उसको उम्र कैद हो गई, उसको दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। किसी तरह से उसको मौका मिल जाता है और वो पुलिस से बचकर भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे है। एक बार झरने के पास वह गिर जाता है और कोई 100 फीट गहरे झरने के मुहाने पर खड़ा है। आगे झरना है और पीछे पुलिस वाले। वह पुलिस वाले से कहता है, मैं अपनी बीवी को नहीं मारा और झरने में छलांग लगा देता है। आपको लगा यह तो कूद गया, आप उसके साथ जुड़े हुए तो थे, अब आप उसे पसंद भी कर रहे हैं।
क्योंकि आपको इस किरदार का साहस और संकल्प दिखता है। यहाँ पर फिल्म के किस्सागों ने आपको मोहपास में बांध लिया है। अब वह जैसा चाहेगा वैसे कहानी को कहेगा। नीचे जब वह जिंदा दिखाई देता है आप खुश होते हैं, इस बात से परेशान नहीं होते कि इतनी ऊंचाई से गिरकर भी ये बच गया। आप चाहते हैं कि वो बचे और अपनी बेगुनाही साबित करे। किरदार किसी मकसद को पाने के लिए कार्यरत हो। अगर किसी चरित्र का कोई मोटिवेशन नहीं है, वह एकदम निष्क्रिय है, बस सुनता है, सहता है और कुछ नहीं करता, तो यह फिल्म के लिए सही चरित्र नहीं हो सकता। जीवन में ऐसे लोगों की कमी नहीं होती जो बिना किसी मकसद के जिए जा रहे हैं या बिना आवाज़ उठाए बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मगर आप मानेंगे कि हमारी आम जिंदगी में भी उन्हीं लोगों की कहानी जानने में रुचि होती है जो अपनी दशा बदलने के लिए कुछ करते हैं। उपन्यास और गद्य कथाओं में ऐसे किरदार ना भी हो तो काम चल सकता है, क्योंकि वहाँ लेखक किरदार के दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में लिख सकता है। लेकिन फिल्म, जो कि एक विजुअल माध्यम है, एक्टिव और मोटिवेटेड चरित्र के बल पर ही बनती है। फिल्म द मैट्रिक्स का उदाहरण लेते हैं। नियो एंडरसन की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लोग उस पर अटैक करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्यों। एक दिन एक बाइक पर एक लड़की उसकी जान बचाने के लिए आ गई और उसको एक जादुई सी जगह पर ले गई। वहाँ उसको कहा गया कि तुमको हर सवाल का जवाब मिल सकता है। तुम जिस दुनिया में रह रहे थे वो एक भ्रम था, सच्चाई वह नहीं है। उसको विकल्प मिलता है, लाल गोली या नीली गोली का। लाल गोली खाओ और अपनी लाइफ की सच्चाई को जानो, नीली गोली खाओ और वापस अपनी उस भ्रम की दुनिया में लौट जाओ जहां तुम अभी जी रहे हो। हमको पता है कि इन लाल और नीली गोलियों के बिना भी उससे पूछते कि क्या तुम्हें अपने जीवन की असलियत जाननी है, तो भी कहानी का काम हो रहा था। लेकिन सिनेमा एक दृश्य माध्यम है। लाल और नीली गोलियों के सामने जब नियो एंडरसन लाल गोली उठाता है तो उसने एक्शन के साथ ही वह एक मोटिवेटेड कैरेक्टर बन जाता है। कहानी में हमारी दिलचस्पी बढ़ जाती है। लक्ष्य का नायक गा रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, बाप से भाषण सुनता रहता है, गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ दिया है, लेकिन जब वह आर्मी में चला जाता है तो एक दिन कहता है कि अब मैं जानता हूँ कि मेरा लक्ष्य क्या है। मैं बिना लक्ष्य का आदमी नहीं हूँ। गौर कीजिए कि ये फिल्म एक मकसद पाने की कहानी है। यह हो सकता है कि किसी कहानी में आपका किरदार शुरू से ही मोटिवेटेड हो और किसी कहानी में वह यात्रा के दौरान अपना मोटिवेशन हासिल कर ले, लेकिन मकसद के बिना फिल्म के पर्दे पर कहानी आगे नहीं बढ़ती। चौथा, किरदार में निर्णय लेने की क्षमता हो। ऊपर के 3 बिंदुओं के चरित्र के लिए ज़रूरी यह शर्त भी पूरी होती है, लेकिन इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ और बात करते हैं। नियो एंडरसन ने डिसीज़न लिया कि वह लाल या नीली गोली खाएगा। लगान के भुवन ने निर्णय लिया कि शर्त मंजूर है। सब विरोध करते हैं, फिर भी वह बल्ला बनाता है। वह निर्णय लेता है और लोगों को उस निर्णय के पक्ष में मोड़ना चाहता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का राज अब प्रेम में है, लेकिन सिमरन की तो शादी तय हो चुकी है।
राज का पॉप्स जब बेटे को सिमरन के पास जाने को कहता है तो स्क्रीन राइटर के हिसाब से एक उस्ताद या गुरु किरदार नायक को मकसद दे रहा है, उसे एक्टिव बना रहा है। बैठकर मैंडोलिन बजाते रहने से फिल्म की कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। सिमरन भी परेशान है। वह पंजाब में है मगर हर वक्त उसे राज का ध्यान लगा रहता है। एक दिन वह खिड़की पर बैठी होती है जब उसके कानों में राज के मैंडोलिन की आवाज़ आती है। वह दौड़ती हुई सरसों के खेत में पहुंच जाती है। उस वक्त राज मैंडोलिन बजाता हुआ दिखता है। तब हिंदुस्तानी सिनेमा के प्रेम गीतों में से एक महत्वपूर्ण प्रेम गीत बजना शुरू होता है। तुझे देखा तो यह जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में बढ़ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। जब गाना खत्म होता है सब कुछ वास्तविकता में आता है और लगता है कि अब यहाँ से कुछ करना होगा। तो सिमरन वो कहती है जो एक एक्टिव मोटिवेटेड कैरेक्टर कहेगा, तुम मुझे भगा के ले चलो राज, तुम मुझे भगा कर ले चलो। वो बार बार कह रही है। राज कहता है, नहीं नहीं सिमरन, पिक्चर खत्म होने में अभी 1.25 घंटा बाकी है। अब यहाँ राज को एक डिसीज़न लेना है, इसके बाद वह अचानक से एडमिरेबल हो जाएगा। वह पूछता है, राज प्यार करती हो मुझसे? सिमरन, सबसे ज़्यादा। राज, भरोसा है मुझ पे? सिमरन, खुद से ज़्यादा। तो राज कहता है कि मैं कहता हूँ वो करती जाओ, वापस घर जाओ, यह राज का निर्णय है। मैं तुम्हें लेकर तो जाऊँगा लेकिन भगाकर या चुराकर नहीं। बाबूजी खुद जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे तब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। यहाँ नायक निर्णय लेता है। दर्शक ऐसे नायक के साथ अपने आप को तुरंत जुड़ा हुआ महसूस करता है क्योंकि उसमें निर्णय लेने की क्षमता है और वो भी इतना कठिन निर्णय वह पक्का हिंदुस्तानी लगता है। वह आज तक इम्तिहान में फ़ेल होता आया है लेकिन यहाँ लगता है कि वह जीतेगा। जब सिमरन की माँ को भी पता चलता है तो कहती है, बेटा ले जाओ इस लड़की को, लेकिन वह अपने निर्णय पर अटल है। ऐसा नायक दर्शक को क्यों नहीं पसंद आएगा। फिल्म में जहाँ भी निर्णय लेने का क्षण आता है वह कहानी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि नायक के निर्णय से कहानी आगे बढ़ती है। इसलिए याद रखिए कि फिल्म में जहाँ भी निर्णय लेने का क्षण आता है वह कहानी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि नायक के निर्णय से कहानी आगे बढ़ती है और कहानी का आगे बढ़ना दर्शक को सुख देता है। वो इसलिए तो आए हैं। अगर नायक निर्णय ना ले और कहानी आगे ही ना बढ़े तो दर्शक ऊब जाएगा। शोले में जय और वीरू देखते हैं कि ठाकुर की तिजोरी में बहुत धन है। रात को तिजोरी तोड़ेंगे, पैसा निकालेंगे और निकल जाएंगे, जो उनका मूल काम है। ऐसे में ठाकुर की विधवा बहू आकर कहती है, ये लो चाबी और पैसे लेकर भाग जाओ। यहाँ जय और वीरू को तय करना है कि वे क्या करते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती या बल प्रयोग नहीं है। फिल्म के दोनों नायकों को अपने आप में निर्णय लेना है, भाग ले या ठाकुर का काम करने के लिए यही रुके, क्योंकि शोले में यह
कथानक बिंदु ऐसी जगह पर है जहां से आगे बढ़ जाने पर जय और वीरू वापस नहीं लौट सकते। यही से फिल्म की कहानी अपनी सहज गति की ओर मुड़ती है। 9वां, किरदार में ऐब और कमजोरियां भी होनी चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। मसलन हम सबको किसी ना किसी चीज़ से डर ज़रूर लगता है। हम सबके चरित्र, हमारी सोच या हमारे आचरण में कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य होती है जिसे हम दुनिया से छुपा के रखते हैं। वे हमारे अंतर्मन का सबसे काला हिस्सा होती है। ऊपर बताए गए सारे गुण आपके किरदारों में होने चाहिए। उनके दर्शकों को स्वानुभूति हो, वो उन्हें बेहद पसंद आए, उनमें मकसद हो। लेकिन ऐसे कोई किरदार में मनुष्य कहाँ रहा, वो तो आपको उसके अंदर की कमजोरियाँ, डर, बुराइयाँ ढूंढनी होगी और यही कमियाँ आपके किरदार को आम इंसान बनाएगी। लेकिन ऐसे में कोई भी किरदार मनुष्य कहाँ रहा, तो आपको उसके अंदर की कमजोरियाँ, डर, बुराइयाँ ढूंढनी होगी और यही कमियां आपके किरदार को आम इंसान बनाएगी। हॉलीवुड की फिल्मों के बड़े से बड़े सुपर हीरो में भी कोई कमी ज़रूर होती है। आयरन मैन का अहंकारी और अभिमानी होना उसे अंततः इंसान बनाता है। आपके और हमारे जैसा विलक्षण शक्तियों और आश्चर्यचकित करने वाली कमजोरियों और ऐब वाला। ऊपर हम यह भी पढ़ चुके हैं कि कुछ कहानियों में नायक की कमजोरी ही उसको रोकने वाला दैत्य बनती है। नियो एंडरसन यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि उसमें कितनी शक्ति है। रानी बाहर की दुनिया से प्यार पाने की जिद में खुद से प्यार नहीं कर पा रही है। रोहन हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है कि अपने क्रूर और असंवेदनशील बाप को छोड़कर लेखक बनने की यात्रा के लिए पहली उड़ान भर सके। ऐसी कहानियों में नायक का अपने सबसे बड़े ऐब या कमजोरी पर विजय पाना ही फिल्म के अंत को चरितार्थ करता है। नायक का अपने सबसे बड़े ऐब या कमजोरी पर विजय पाना ही फिल्म के अंत को चरितार्थ करता है। बस इतना याद रखें कि हमने ये ऐब कमजोरियों वाली बात अब बताई है। बस याद रखें कि हमने ये ऐब कमजोरियों वाली बात अब बताई है। अब सबसे पहले आपका किरदार दर्शकों को भा जाए, दर्शक उसे गले लगा ले और उसके सुख दुख में भागीदार बनना स्वीकार ले। यह ज़रूरी है। अगर आपने ऐसी कहानी लिख दी जिसमें नायक की बुराइयां और कमजोरियां उसके अच्छे गुणों से ज़्यादा दिखती है और वो कहानी कोई बनाना ना चाहे या बनने के बाद दर्शक पसंद ना करे, तो आपको अचरज नहीं होना चाहिए। 6वां, हर किरदार दूसरों से अलग हो। हर इंसान पूरी दुनिया में अपने जैसा अकेला होता है। शरीर, चेहरा, आवाज़, बोलचाल, मनोस्थिति, समाज में हमारा स्थान, किसी न किसी कारण से हम सब में मौलिकता होती है। हम सब हर किसी से भिन्न होते हैं। इसके अलावा हम सब में कुछ विचित्र गुण या लक्षण होते हैं। कुछ लोग बातें करते वक्त सामने वाले की आँखों में नहीं देख पाते, वही कुछ लोग टकटकी लगाए घूरते ही जाते हैं। कोई कभी काले रंग के कपड़े नहीं पहनता तो कोई हमेशा सफ़ेद कुर्ते पैजामे में ही नज़र आता है। किसी मोहतरमा ने अपने कानों में 4 छेद करवाए होते हैं तो किसी ने अपनी गर्दन पर एक विचित्र टैटू बनवाया होता है। कोई सज्जन हमेशा एक ही तरह की टोपी पहनते हैं तो कोई दिन में
तो दिन में 2 बार सेव करते हैं। बात बात में कोई समझे कि नहीं बोल जाता है, समझे कि नहीं बोल जाता है। वही दूसरा 1-2 शब्दों में चाहता है कि आप उसकी मन की बात समझ लें। शोले के किरदार को देखिए। वीरू और जय दोस्त है, लेकिन एक दूसरे से कितने अलग है। राधा और बसंती भी ठाकुर गब्बर सूरमा भोपाली अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर सारे मौलिक है। टाइटैनिक के जैक और रोज़ में देखिए कितना अंतर है। या हमारे राज और सिमरन में भुवन की टीम के सारे खिलाड़ी गौरी और एलिजाबेथ, राजा जी, कप्तान रसेल, राम सिंह, सभी अलग अलग किरदार है। रंग दे बसंती के लड़कों को ही देख लीजिए। आपकी कहानी का हर किरदार एक वाद्य यंत्र की तरह है। जब सारे किरदार कहानी में हरकत करें तो कोई तानपुरा होना चाहिए, कोई तबला, कोई वायलिन तो कोई बांसुरी। अगर हर किरदार तबला बन जाएगा तो संगीत कैसे बनेगा? अगर आपकी कहानी में आपके किरदारों को एक दूसरे से भिन्न नहीं बनाया तो सब एक जैसे लगेंगे। अनुभवहीन लेखक नायक और 1-2 सह किरदारों को अच्छे से बनाने के बाद बाकी किरदारों पर ज़्यादा समय खर्च करना आवश्यक नहीं समझते। ऐसी गलती आपकी पटकथा में पेपर पर तो छुप जा सकती है, पर सिनेमा के पर्दे पर नहीं छुप सकेगी। 7वां, कहानी हर एक चरित्र की यात्रा है, छोटी भूमिका वाले चरित्र की भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ नायक के किरदार को ही यादगार बनाने में जुट जाए। दूसरे किरदारों पर भी उसी तरह का काम करने की ज़रूरत है। ऋषिकेश मुखर्जी की सारी फिल्मों में हर चरित्र की कोई ना कोई ख़ास बात आपको याद रहती है। उनकी अनुपमा में नायिका के अलावा हर किरदार उतने ही बढ़िया बनाए गए हैं। चूँकि किरदार बनाना मेहनत का काम है, अनुभवहीन लेखक और 1-2 सह किरदारों को अच्छे से बनाने के बाद बाकी किरदारों पर ज़्यादा समय खर्च करना आवश्यक नहीं समझते हैं। ऐसी गलती आपकी पटकथा में पेपर पर तो छुप सकती है, मगर सिनेमा के पर्दे पर नहीं छुप सकेगी। फिल्म में साफ पता चल जाएगा कि आपने छोटी भूमिका वाले किरदारों पर काम नहीं किया है।